तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसदे वजूदे कायनात, अर्शो फर्श, शुमाल जुनूब, मशरिक और मगरिब, पहाड़, समंदर, दरिया, सेहरा, आखिर ये है क्या? जी हां, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। एफडीआई पर लोकसभा में नियम 184 के तहत बहस। बीजेपी ने दिया एफडीआई गिराओ देश बचाओ का नारा। एफडीआई पर कपिल सिब्बल का पलटवार, कहा विपक्ष वॉलमार्ट पर बढ़ा चढ़ाकर कर रहा है बात। एफडीआई के मुद्दे पर संसद में एसपी मुखिया मुलायम सिंह ने उठाया किसानों का मुद्दा, कहा एफडीआई से किसानों को कोई फायदा नहीं। विदेशी किराना पर बढ़ी सरकार की मुश्किल, टीएमसी करेगी सरकार के खिलाफ वोट। एसपी बीएसपी ने अभी भी नहीं खोले पत्ते। और गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को झटका, अमेरिका ने खारिज की मोदी की वीजा फी। तो विपक्ष के तेवर गर्म और सहयोगी बन रहे हैं अड़चन। ये बेबसी केंद्र सरकार की एफडीआई को लेकर है। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर शोर शराबे के बीच बहस हुई और अब ये लगता है कि एफडीआई को लागू करवाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। और हमसे कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना। आज क्या कारण है? आपकी सोच क्यों बदली? तो एफडीआई के मुद्दे पर लोकसभा में जमकर बहस हुई। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने एफडीआई को लेकर सरकार पर जमकर हल्ला बोला और सरकार को घेरा, जबकि टेलीकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने सरकार की तरफ से एफडीआई के फायदे बताए। लेकिन सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव ने एफडीआई को देश के हित में नहीं बताकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हो गया, आप क्यों खड़े हैं? आप बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अच्छा। शोर शराबा और तीखी नोकझोंक के बीच लोकसभा में रिटेल पर एफडीआई पर बहस शुरू हुई। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने एफडीआई का पुरजोर विरोध करते हुए विदेशी किराना के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि एफडीआई गिराओ और देश बचाओ। साथ ही सुषमा स्वराज ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि यूपीए के कुछ सहयोगी भी एफडीआई के खिलाफ हैं। एफडीआई देश के विकास की सीढ़ी नहीं बल्कि विनाश का गड्ढा है। परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ गया, मैं जानना चाहती हूँ। जो कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को राष्ट्र विरोधी निर्णय मानती थी, उस समय के नेता प्रतिपक्ष दोनों के दोनों एफडीआई का विरोध कर रहे थे और हमसे कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना। आज क्या कारण है?
आपकी सोच क्यों बदली है? एफडीआई की खिलाफत का मोर्चा संभाल रही सुषमा स्वराज ने पीएम पर भी हल्ला बोलते हुए साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एनडीए के शासनकाल में रिटेल में एफडीआई के खिलाफ थे, लेकिन अब इसके इतने बड़े समर्थक भला कैसे हो गए, ये बात समझ से परे है। वहीं एफडीआई के मुद्दे पर सरकार की तरफ से टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभालते हुए सुषमा स्वराज के सवालों का जवाब दिया। सिब्बल ने साफ किया कि एफडीआई देश के 18 शहरों में लागू होगी, 10 लाख आबादी वाले शहर में ही इसे लागू किया जाएगा। कंपनी को 3 साल तक निवेश की इजाजत होगी। एफडीआई लागू करने का अधिकार राज्यों के पास होगा। 2004 में बीजेपी ने समर्थन किया था। सिर्फ चीन में ही अब तक वॉलमार्ट फेल हुआ है। मंत्री महोदय ने एफडीआई को लेकर इन दलीलों के बलबूते लोकसभा में ये बताने की कोशिश की कि एफडीआई को लागू करना राज्य सरकार के हाथ में है, तो एफडीआई के मुद्दे पर बहस करना महज बेईमानी है। इस नीति के आधार पे अगर कोई प्रदेश चाहता है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे तो मत लागू करें। लागू होना है तो केवल 18 शहरों में होगा, और अगर 18 शहरों में लागू होगा तो हिंदुस्तान बिक जाएगा, वॉलमार्ट हिंदुस्तान का कब्जा कर लेगा। मैं समझता हूं कि ये बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है। अगर आप अपने प्रदेशों में चाहते हो कि एफडीआई मल्टी ब्रांड लागू नहीं हो तो मत लागू करो, लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां कैसे आप विरोध कर सकते हैं? लेकिन जब बारी यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी की आई, तो केंद्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ गईं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी एफडीआई के मुद्दे पर सरकार के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि एफडीआई से रोजगार में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि इससे अगर कुछ बढ़ेगा तो वो है बेरोजगारी। देश में 25 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एफडीआई से किसानों को नुकसान होगा, छोटे कारोबारी बर्बाद होंगे। कुल मिलाकर एफडीआई देश के हित में नहीं है। जिस तरह से एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है और सहयोगी दल आनाकानी कर रहे हैं, उसे देखते हुए यूपीए सरकार को एफडीआई कहीं महंगी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। बिल्कुल, तो एफडीआई को लेकर महाबहस जारी है और ये आर पार की लड़ाई में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, क्या होता है फैसला, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कई मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। इसके साथ ही साथ हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हरीश मिश्रा जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे शक्ति सिंह, वरिष्ठ पत्रकार है। शक्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बीजेपी सांसद नंद कुमार साईं जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे फजल इमाम मलिक साहब का। मलिक साहब, ये जो महाबहस चली और जिस तरीके से जो आर पार की लड़ाई आपको दिख रही है एफडीआई के मसले पर, पहला सवाल, बड़ा सवाल, कितना फायदा होगा इससे जनता को? सुषमा स्वराज जी ने बातचीत करते हुए, अपनी बहस की बातचीत करते हुए, क्या हो गया है प्रधानमंत्री को कि वो इसके पक्ष में। यही सुषमा स्वराज थी जो 2004 में जब एनडीए शासन में एफडीआई की बात आई थी जी। तो उनके साथ भी ये सवाल क्या हो गया सुषमा स्वराज जी को कि वो आज इसके पक्ष में खड़ी है। तो ये सियासत का खेल बहुत अलग तरह का खेल है। मुझे किसी की पंक्तियां याद आ रही हैं कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता, और रफू पर फिर रफू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता। तो ये रफू पर रफू करने की बात हो रही। ठीक है कि एफडीआई के बहुत सारे नुकसान हैं। एफडीआई आज आ रहा है, वो किन वजहों से लाया गया ये भी हम सब लोग जानते हैं। इस पे कई बार इसी चैनल पे बहस भी हो चुकी है। खासकर एफडीआई के मसले पे जिस तरह से देश में जो दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, खासकर महंगाई और भ्रष्टाचार का, उन मुद्दों को उस मुद्दे को अलग करने के लिए, और उस मुद्दे पर लगभग खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कोल ब्लॉक को जो मामला आया था उस पर पूरी यूपीए सरकार बैकफुट पे खड़ी नजर आ रही थी और कोई उसके पक्ष में नहीं बोल रहा था। लेकिन एफडीआई का मामला जैसे ही सामने आया, एक वो उद्योगपतियों का एक वर्ग जो है जो एफडीआई के पक्ष में था वो सामने आया, और यूपीए सरकार को वो जो आर्थिक उदारवाद और आर्थिक बेहतरी के लिए जो बात हो रही थी उसे लेकर आया। एफडीआई को लेकर किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, ये तो राजनीति की बात है। लेकिन जो सामने है, मुझे जो बार बार ये चीज़ लगती है कि मैं फिर उस बात को कहूँगा, जब मनमोहन जी ने ये देश के नाम अपना संबोधन में जब संबोधित कर रहे थे, तब उनके पीछे गांधी जी की प्रतिमा रखी हुई थी, और वो गांधी जी थे जिन्होंने कांग्रेस को स्थापित किया और जिन्होंने स्वरोजगार और ग्राम रोजगार पर जोर दिया। आज उसके खिलाफ
सारी बातें हो रही हैं। मुझे लग रहा है कपिल सिब्बल जी जिस तरह से वॉलमार्ट के पक्ष में खड़े होकर बोल रहे थे, लगता है कि वो भारत के नहीं वॉलमार्ट के मंत्री हो रहे हैं। बिल्कुल, माइंड डाइवर्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार और महंगाई से माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये दांव सरकार की तरफ चला गया है। इस दांव का कितना फायदा आने वाले वक्त में सरकार को हो पाता है, ये तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन रुक कर लेते हैं शक्ति सिंह जी का, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी उनकी राय लेते हैं। शक्ति जी, जिस तरीके से महाबहस जारी है इस एफडीआई मसले को लेकर, आपकी क्या राय है? कितना फायदा होगा वाकई में अगर एफडीआई का फैसला यानी एफडीआई लागू किया जाता है देश में, तो कितना फायदा होगा जनता को और कितना नुकसान होगा? बहुत स्पष्ट तौर पे कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति या संस्थान सबसे पहले अपने बिजनेस से इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, उसके बाद ही वो कोई वेलफेयर की बात करता है या किसी वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करता है। तो इसमें हमें कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए या देश की जनता के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वॉलमार्ट के आने से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ये बल मिलेगा। देखिए, पहले वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो देश की जनता को पास ऑन किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि बहुत हद तक मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ पे रोजगार ग्रामीण रोजगार और कुटीर उद्योगों की प्रबल संभावना है, उस वहाँ पे या भारत को जैसे पूरी दुनिया में एक बड़े बाजार के तौर पे देखा जाता है, तो भारत की जो घरेलू औद्योगिक जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करके रोजगार और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए बाहर से हर एक समय हर एक बार पैसे लाने की जरूरत हो, ऐसी मुझे इसकी आवश्यकता नजर नहीं आती। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ हरीश मिश्रा जी हैं, हरीश मिश्रा जी, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले फजल इमाम मलिक साहब ने बहुत सही बात कही कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जनता को संबोधित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पीछे ठीक गांधी जी की मूर्ति थी। तो इसके क्या संदेश निकाले जाएं? कांग्रेस क्या वाकई में सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के मकसद से एफडीआई लागू करना चाहती है देश में अपने से पीछा छुड़ाने के लिए, या वाकई में अगर एफडीआई लागू होगा तो इसका फायदा मिलेगा भी जनता को? जी, एफडीआई लाने से देश का बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। केवल ऐसे हैं जो बिचौलिए हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, वह केवल परेशान है कि एफडीआई से बहुत ढेर सारी परेशानी देश के सामने खड़ी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से नेहा जी बताना चाहता हूँ, एफडीआई का मतलब क्या है। एफडीआई से डायरेक्ट किसान से माल डायरेक्ट एक अच्छे मॉल पे पहुंचेगा, एक अच्छी कीमत पे पहुंचेगा, बीच में बिचौलिया कोई दलाली खाने नहीं पाएगा, एक अच्छी कीमत मिलेगी, बाहर से पैसा आएगा, युवाओं को एक अच्छा रोजगार मिलेगा, एक अच्छा कारोबार मिलेगा। ये एफडीआई से बहुत फायदा है। बिल्कुल, ये जो बातें एक सेकंड, आप पीछे के इतिहास पर जाके देखें, जिस दिन राजीव गांधी जी हमारे देश में, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाना चाहते थे, कितना बड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी के या और सब तमाम दलों ने किया, लेकिन आज वो सबसे अच्छा साबित हुआ। मेरा अपना मानना यह है, कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि एफडीआई के आने से देश का हित होगा, अनित नहीं होगा। बिल्कुल, नंद कुमार जी हैं, बीजेपी नेता हैं, और जिस तरीके से जो आपने जो फायदे गिनाए हैं एफडीआई के, और जिस तरीके से आपने कहा कि फायदेमंद होगा, सुषमा स्वराज ने बहुत कुछ बोला था इसी मसले को लेकर और बताया था कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। नंद कुमार जी के पास रुक करते हैं। नंद कुमार जी, क्या कहेंगे अपनी सफाई में आप, क्योंकि कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है कि भले ही विरोध कर लिया जाए लेकिन फायदा ही होगा इससे जनता को? मुझे कहीं फायदा नहीं दिखता है इस एफडीआई से। देखिए, ये गांव का देश है, जैसा मलिक साहब ने बताया कि वो महात्मा गांधी यहाँ ग्राम स्वराज लाना चाहते थे, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग लाना चाहते थे। ये खेती का देश है, यहाँ गौपालन होता था, यहाँ फलोद्यान होता था, इनको बढ़ावा देना चाहिए। ये उसी तरह से होगा जैसे वेस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और जैसा कि मिश्रा जी ने भी कहा कि वो अपना फायदा देखेगी, आपके बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिलवाएगी। और इसलिए हम मानते हैं एफडीआई इस देश के लिए यहाँ लाना कतई उचित नहीं है, और ये न किसानों को फायदा होगा, न बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कोई वर्ग इससे लाभान्वित नहीं होगा। इससे देश को बचाना चाहिए। नंद कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता था, मेरी बात करा दो। जी आप कि किसी एक ऐसे देश का नाम लेंगे कि जहां पे एफडीआई हो, उस देश का राजस्व घटा हो?
देखिए अमेरिका इससे तबाह है, परेशान है। दुनिया के जहां जहां जिन देशों में है, वो चाइना तो फेल ही हो गया, वहां मैंने उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, और भी दुनिया के देशों में है। नंद कुमार जी, आपको ठोस जानकारी नहीं है। बिल्कुल से बहुत अच्छा मेरी जो जानकारी है, देखिए सुनिए, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये सही है। मैं आपकी आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भी प्रदेश में आपका शासन पर बात कर रहे हैं। नंद कुमार जी मेरी बात सुने, उत्तर प्रदेश में आप देख के चले, जितनी देर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, प्रदेश की ढेर सारी गन्ना मिलों को आपने बंद किया, ढेर सारे लघु उद्योग आपने बंद किया, ढेर सारे देश के विकास के सारे रास्ते आपने बंद किए, नहर तक के सारे प्रोग्राम आपने बंद करवाए। सब आपका तो काम है कि देश की तरक्की के लिए नहीं, आप केवल उलझाने वाला काम करते हैं। आप युवाओं के रोजगार के लिए जिम्मेदार नहीं है, युवाओं के तरक्की के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। आप एक बंधक बनना चाहते हैं कि एफडीआई में देश को ऐसे उलझा दिया जाए, ऐसे फंसा दिया जाए कि एफडीआई का असलियत मतलब क्या है, आप उसको बताएं ना। एफडीआई नंद कुमार जी, एफडीआई जो है ये क्या है? आपने एफडीआई के असली मतलब की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें असमर्थ है, वो ही खुद नहीं समझा पा रही है, उसके खुद के नेता नहीं समझा पा रहे। सवाल ये है, हरीश जी ये बताया कि केरल के मुख्यमंत्री, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो वहाँ नहीं चाह रही है। केरल के मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ एफडीआई, उनको पता है कि किसके क्या क्या नुकसान है। और हरीश जी कह रहे हैं कि बहुत रोजगार सृजित होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? सेल्समैन की नौकरी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, और कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी ये नहीं जान रहे। दूसरी चीज, उन्होंने भाजपा पे तो आरोप लगाया, ठीक है कि भाजपा बहुत सारे खराब है, आपको तारीख बताया था नहीं, भाजपा पे उन्होंने बहुत किया जा रहा है जब चुनाव सामने है जी। नहीं, क्योंकि इस पर अगर पहले विचार होना चाहिए था कि कोई सरकार, कोई पार्टी पहले समर्थन किया, विरोध किया, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर कोई इतनी बड़ी बात को यहाँ लागू करना है तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए था, क्या फायदे हैं और क्या क्या किस तरह से फायदा होगा जी। बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ, इसे लेकर तो सवाल उठा है। नंद कुमार जी डिस्कशन नहीं हुआ, वादा खिलाफी यहाँ सरकार की तरफ से की गई है, ये तो मुद्दा है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये भी है कि अभी तक बीजेपी, जिस तरीके से मलिक साहब ने एक बात भी कही थी कि कुछ साल पहले की बात है, बीजेपी खुद विदेशी निवेश के पक्ष में थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अब वो इसका विरोध कर रही है? देखिए ऐसा है, उस समय जो परिस्थितियां रही होंगी जी, क्या किन मुद्दों पर बात थी जी, लेकिन ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विदेश की कंपनी यहाँ आकर के अपना मुनाफा कमाएगी, यहाँ का भला नहीं करेगी, ये सर्वमान्य सत्य है। और आज जिस तरह से लागू करने की हड़बड़ी दिखाई जा रही है, ये तो देश के लिए बहुत ही घातक है। उस समय उन लोगों ने ही विरोध किया था। ये दोनों बातें हैं जो मलिक साहब ने बताई। आज की तारीख में ये बात कितना माने इनको लाना उपयोगी है नहीं है, इस पर तो हम देश वालों को, आपको, सबको विचार करने का विषय है जी। ये तो बहुत हड़बड़ी में है, बड़ी जल्दी में है, इससे बड़ा कल्याण हो जाएगा। ये गरीबी हटाओ का नारा कहाँ चला गया? बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब जिस तरीके से ये जो कह रहे परिस्थितियां कुछ और थी, कहीं ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है कि इस समय सरकार कांग्रेस की है, अगर एफडीआई लागू कर दिया जाता है तो एक कहीं ना कहीं उपलब्धि सरकार के साथ जुड़ जाएगी, नुकसान हो सकता है बीजेपी को, इसी वजह से विरोध किया जा रहा है। नहीं बोला, जैसा मैंने कहा कि ये सब सियासी बातें हैं, दोनों अपनी सियासी दल अपनी अपनी जब सत्ता में होती है तो सुर बदले रहते हैं जी। पक्ष और विपक्ष में होती है। दरअसल सारा खेल जो है, हरीश जी ने बहुत सारी बातें कही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जिन नौजवानों को रोजगार वो मिलेगा वो किस तरह का रोजगार होगा? वो सेल्समैन बनेंगे, ढोने वाले कर्मचारी बनेंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि भाजपा ने आके बहुत सारी मिलें बंद कर दी। बहुत आपकी इस केंद्र सरकार, केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही है, उन्होंने इस देश के विकास के लिए 40 सालों तक क्या किया? और एफडीआई आने से रातों रात कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आ जाएगा ऐसा एकदम नहीं है कि बहुत एकदम सुनहरे जो सपने दिखा रहे। दूसरी चीज, इन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया कि चीनी मिलें बंद हो गए। अरे आप जो मुख्य चीजें हैं, आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी, इस पर कभी चर्चा आप क्यों नहीं बात करते हैं कि आज चीनी 40-45 रुपए किलो हो गया, उसमें सारे आपके जो एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की मिले हैं, आप उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल रहे हैं और आगे और पीछे तमाम से। एफडीआई एक मामला हो सकता है, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दे पे आज चाय की पत्ती 400 रुपए किलो, एक चीज कौन से सिलेंडर पे की बात कीजिए। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए एफडीआई का ये खेल है। और एफडीआई पे जो बहस हो रही है, सरकार रहे या बचे, लेकिन बहरहाल
हारेगा देश ही। बिल्कुल। हरीश जी क्या कहेंगे, क्या जवाब है? नेहा जी, मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को मार्केट सब्जी मंडी जाने का रास्ता नहीं पता है, वो केवल महंगाई को महंगाई मान रहे हैं। आज भी बाजार में टमाटर 15 रुपए, मैं गांव का आदमी और मैं जानता हूँ कि कहाँ क्या बिकता है। आप आलू आज आपको 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में मिल रहा। शायद आप ही को नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। 43 रुपए किलो मार्केट में मिल रही, 60 से 62 रुपए किलो के रेट में आपको अरहर की दाल मिल रही। किस चीज की महंगाई? अब आप ये कहें कि महंगाई सेब पर बढ़ गया, या आप इन चीजों को कहें जिनकी पैदावार अच्छी नहीं हुई। इस बार वो पैदावार हुई है हमारे यहाँ। देखिए आप, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी अच्छी हुई है, शिमला में हुई है। इस बार आपको फ्रूट के सारे रेट घटते नेहा चिदम्बरम जी ने कहा था कि जो लोग मिनरल वाटर सोलर उनको 1-2 रुपए अगर सिलेंडर दाल में बढ़ जाता है तो क्या हरीश जी अपनी नेता की बात को आगे बढ़ा रहे हैं? सीधी सी बात है, जिस तरीके से हरीश जी ने कहा कि जो लोग रुख नहीं करते सब्जी मंडी का, नेता रुख नहीं करते, शायद इसी वजह से उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें रेट्स नहीं पता है, लेकिन आम लोग तो वहाँ जाते जाते हैं, सीधे रुख करते हैं शक्ति जी का। शक्ति जी क्या कहेंगे आप? ये जो बहस चल रही है महंगाई को लेकर और हरीश जी आपके पास भी आएंगे, हरीश जी आपके पास भी आएंगे, शक्ति जी हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से हरीश जी ने कहा कि महंगाई बढ़ी नहीं है, वहीं फजल जी का साफ तौर पर कहना है कि ये डाइवर्ट करने के लिए एक मकसद है सरकार का। भले ही एफडीआई आने से जनता को कुछ फायदा ना हो, लेकिन भूल जरूर जाएगी जनता और जरूर भूल जाएगी विपक्षी पार्टियां कि महंगाई भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है और कमर तोड़ महंगाई है कि आम जनता त्राही कर रही है। चाहे लाख कोशिश कर लेंगे राजनीतिक दल, महंगाई और भ्रष्टाचार से देश की जनता को गुमराह करने का या उनको उससे डाइवर्ट करने का, वो तो संभव नहीं है और 2014 काफी दूर भी नहीं है। मैं 1-2 चीजें कहना चाहता हूं। हरीश जी कह रहे थे कि बिचौलिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि जो बिचौलिया, मान लीजिए छोटे बिचौलिए, वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनका कॉर्पोरेटाइजेशन होने जा रहा है। अगर वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां या एफडीआई में रिटेल में आ रही हैं तो वो बड़े लेवल पे जो बिचौलिए हैं वो पैदा करेंगी और अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए पैदा करेंगे। और आज जो हो रहा है वो भी लॉबी की जा रही है पूरी पिछले 2-3-4-5 सालों में रिटेल में एफडीआई लाने के लिए अमेरिका से लेकर पश्चिम देशों के तमाम बड़ी कंपनियों ने बिचौलियों के माध्यम से ही आज यहाँ तक देश को पहुँचाया है कि आज संसद में बहस हो रही है, इसके पक्ष में सरकार उतावली दिख रही है इसको लागू करने के लिए। दूसरी चीज कि रोजगार उत्पन्न होगा, ये कह रहे हैं हरीश जी। किस प्रकार का रोजगार उत्पन्न होगा? क्या हम सिर्फ सर्विस सेक्टर में रोजगार उत्पन्न करके जीवित रह सकते हैं? नहीं, जब तक प्रोडक्शंस नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि उत्पादन क्षेत्र हमारा सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक निश्चित मानिए कि कोई भी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, जो कि अर्थशास्त्र के जाने माने ज्ञाता हैं, उनको भी ये चीज समझने की जरूरत होगी कि जब तक उत्पादन क्षेत्र को सुदृढ़ नहीं करेंगे, सेवा क्षेत्र से सिर्फ अर्थव्यवस्था को नई जान नहीं दी जा सकती है। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी। हरीश जी क्या कहेंगे? एक छत के नीचे नंद कुमार जी ढेर सारी सहूलियत, ढेर सारा सामान आपको मिलेगा। आप जानना चाहते थे कि क्या कुछ मिलेगा एफडीआई से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंद कुमार जी सुने, एक छत के नीचे आपको एक ढेर सारा सामान मिलेगा। बाहर से अच्छी अच्छी बीजें हमारे देश में आएंगी, जिससे हमारी पैदावार बहुत ढेर सारी बढ़ेंगी। जो बीच के बिचौलियों का जिगर जहां तक मैंने किया है, आज हमारा सामान 10 रुपए का, किसान का सामान मेन जगह पहुंचते पहुंचते, मार्केट में पहुंचते पहुंचते 40 रुपए 50 रुपए का हो जाता, 60 रुपए 70 रुपए का हो जाता। वो किसान को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। अगर वो 40 का है तो 38 रुपए मिलेंगे, 37 रुपए मिलेंगे। कोई बिचौलिया उसमें दलाल खाने नहीं पाएगा। नंद कुमार जी, आप नंद कुमार जी, आप, ये देश आपका है, समाज आपकी है, लोग आपके हैं, नगर आपका है, कस्बा आपका है। कल का आपका इतिहास भारतीय जनता पार्टी का क्या रहा? एक बेचू मंत्री बैठा के केवल सरकारी बिल्डिंगों को बेचने से देश की तरक्की हो जाएगी? आप देश की तरक्की के प्रति जवाबदेही आपकी नहीं है। आपको देश को केवल गुमराह करने की आपकी जिम्मेदारी है। एफडीआई आने दो। एफडीआई आपके नेता भी लाना चाहते थे। कल आपके जब नेता लाना चाहते थे एफडीआई, तब वो एक बहुत अच्छी चीज थी। आज जब कांग्रेस लाना चाहती है तो बहुत बड़ी बुरी चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप लाएं, चाहे भाजपा लाए या कोई लाए, एफडीआई देश के हित में नहीं है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। समझ चुका है और हर हिंदुस्तान का हर नागरिक ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। नंद कुमार जी, कथनी और करनी पर सवाल उठा दिया है बीजेपी के।
ये हरीश रावत जी स्वप्न लोक में अपना घूमते रहें, विचरण करते रहें, परिभ्रमण करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का सपना ये दिखा रहे हैं देश वालों को, यहाँ के मजदूरों को, गरीबों को, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जैसा कि पहले बताया गया कि महंगाई इतना बढ़ गया है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब जब ये कांग्रेस पार्टी पावर में आती है, चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं, महंगाई बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब ये जो कह रहे हैं कि बाजार का रुख कोई नहीं करते, मंडी में नहीं जाते हैं, मैं समझ रहा हूं गरीब आदमी बाजार जाना छोड़ दिया है, क्योंकि इतनी ऊंची महंगाई हो गई है कि उसकी जेब जवाब दे दिया है। बिल्कुल। और उसको गुमराह करने के लिए ही ये एफडीआई लाया गया है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये गरीब जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनका सामान बहुत ज्यादा कीमत में बिकेगा, ये बिल्कुल गलत है। जी मलिक साहब, मैं आपको पुराने समय का एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जी। हमारे यहाँ जो ढाका के मजदूर थे, वो ढाका का मलमल बनाते थे, और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उन महान मजदूरों का हाथ काट दिया ताकि ये अच्छा कपड़ा ना बना सकें। उनको लंकाशायर और बर्किंघम का कपड़ा हिंदुस्तान में बेचना था। उसी तरह से ये वॉलमार्ट आ जाएगी, एफडीआई आएगी, तो ये पहले अपना बाजार ठीक करेंगे, और यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे खोमचे वाले, ठेले वाले, सबका दुकान बंद हो जाएगा, उनका एकाधिकार बाजार पर होगा, और यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जो उस ये एफडीआई की, वॉलमार्ट की रुचि होगी, वो उसके हिसाब से कीमत तय करेगा और पूरा देश को लूटेगा। हरीश जी, आप सावधान रहें, ये भ्रम और स्वप्न लोक में देश को मत भरमाने की कोशिश करें। ये कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई पार्टी, कोई सरकार करे, लेकिन ये महंगाई से, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए देश को ये जो वॉलमार्ट लाने की कोशिश कर रही है एफडीआई कांग्रेस, ये बहुत गलत धारणा है, और ये मैं समझता हूं इसका कड़ा विरोध होना चाहिए पूरे देश में। किसी कीमत में एफडीआई नहीं आना चाहिए देश में। बिल्कुल हरीश जी, और ये जो बता रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल हरीश जी, एक सीधा सा सवाल है, जिस तरीके से हरीश जी सीधा सा सवाल, अभी आपने जिस तरीके से कहा कि किसानों को कितना फायदा होगा, बीज भी अच्छे मिलेंगे, उत्पादन भी अच्छा होगा, किसानों की आपने बताया कि सीधे तौर पर फायदा होगा। अगर वाकई में ये किसान हितैषी फैसला है, तो फिर जो बाहर से आपको समर्थन दे रही है पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसान नेता मुलायम सिंह यादव को कहा जाता है, फिर वो क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर वो क्यों ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, अगर वाकई में इतना फायदेमंद होगा ये किसानों के लिए? देखिए, ऐसा है कि जो हमें समर्थन दे रहे हैं, हो सकता है कि उनके हृदय में कहीं कुछ बात आपस में आई हो, चर्चा करना चाहते हो। ये मैं आपको बता दूं कि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के एक अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो कभी भी एफडीआई का विरोध नहीं करेंगे। उनके अंदर है कुछ ऐसी बात। देखिए, आज एफडीआई अभी भी आपको पूरा विश्वास है कि वोट नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी एफडीआई का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। जी बिल्कुल मलिक साहब, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से विश्वास है कि विरोध जरूर करते हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन साथ जब वोट की बात आएगी तो साथ जरूर देंगे कांग्रेस का। नहीं, देखिए, हरीश जी की अपनी पार्टी लाइन है, वो बहुत सारे, अभी उन्होंने कहा किसानों की बात की, किसानों के हित की बहुत बात की कि 10 रुपया लेकर 50 रुपया। उससे पहले उन्होंने कहा कि महंगाई नहीं बढ़ी, 50 रुपया नहीं हुआ था हम बाजार नहीं जाते, लेकिन उसके बाद फौरन उन्होंने कहा कि 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये हो जाती है बाजार में, तो इनका विरोधाभास है। दूसरी चीज़, आपने किसानों की बात की, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा है, आपके शासनकाल में कर रहा है, आप किसानों के हित की बात कर रहे हो। चीनी मिलें जो है, उनका लागत 30,000, अभी 3,000 रुपये क्विंटल होता है, और आप उसे 2300 रुपये दे रहे हो। तो आप, और चीनी मिलें किन की हैं? नेताओं की हैं। उनमें ज़्यादातर, खास के महाराष्ट्र की चीनी मिलों में अधिकांश चीनी मिले कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की। आप तो किसानों का अहित कर रहे हो, किन किसानों की भलाई की बात कर रहे हो? इस देश में किसानों के आप निवाला छीन रहे हैं। और उसके बाद आप, रही बात मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो उन पे निर्भर है। इन्हें बहुत यकीन है कि हरीश जी को बहुत यकीन है कि मुलायम इनके पक्ष में वोट देंगे, लेकिन अगर पक्ष में देंगे तो फिर उनके वो जो अभी विरोध कर रहे हैं उनके चेहरे से भी एक जो बारीक सा पर्दा है वो भी हट जाएगा। हरीश जी, इसी भी माफ कीजिएगा मलिक साहब, ये यहाँ पे एक और सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी डील है तमाम पार्टियों के बीच में कि बाहर से ये पार्टियां समर्थन देती हैं, मुद्दों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर विरोध करती हैं, सड़कों पर उतरती हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो उसी फैसले का साथ देते हुए नजर आती है, सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आती है। ये कौन सी डील है? नहीं, दरअसल बोला राजनीतिक हित,
राजनीतिक इनकी सबसे सियासी दलों का जो आज पूरा एक एजेंडा हो गया है वो अपना हित, अपने घर परिवार, उसके बाद पहले होता था कि देश होता था, पार्टी होती थी, तब खुद होते थे। आज उल्टा हो गया, पहले मैं, उसके बाद पार्टी, तब देश। तो इसी तरह से मुलायम सिंह यादव भी कई मामलों में फंसे हुए हैं, मायावती कई मामलों में फंसे हुए, और सीबीआई सब किस तरह से इस्तेमाल होता है केंद्र सरकार जानती है, हम तमाम लोग जानते हैं। सीबीआई के निदेशक भी अभी जो रिटायर हैं उन्होंने भी कई इशारे किए कि किस तरह नियुक्ति होनी चाहिए। तो बहुत सारे मामले पेच फंसा के रखे हैं, लेकिन मुलायम सिंह अगर इस मामले में वोट इनके पक्ष में देते हैं यूपीए सरकार के, तो उनके चेहरे पे जो बारीक सा पर्दा वो हटेगा, और लोग, जैसे मैंने पिछली बार कहा था जब ममता बनर्जी का अविश्वास प्रस्ताव ठुकराया गया, मंजूर नहीं हुआ था, विश्वास और अविश्वास कई पार्टियों की कसौटी पर खरे उतरते हैं कि नहीं, ये पार्टियों का विश्वास और विश्वास ज्यादा है, नेताओं का भी इसी के साथ साथ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भले ये तमाम पार्टियां राजनीतिक फायदे के चलते और मुनाफा और नुकसान देखकर ही फैसला लेती हो, लेकिन जनता भी बहुत समझदार है, जनता भी जनार्दन है, और जनता भी पुराने इतिहास को देखकर समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी और वाकई में कितने नेता उनके बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में, उनके फायदे के बारे में सोचते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्तों के छोटे से ब्रेक का आप बने रहिएगा चैनल वन न्यूज के साथ। और हमसे कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना। आज क्या कारण है? आपकी सोच क्यों बदली? सील इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसीएल इंडिया लिमिटेड। पीएसीएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। और हमसे कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना। आज क्या कारण है? आपकी सोच क्यों बदली? तो ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं एफडीआई की। एफडीआई के मसले को लेकर लोकसभा में महाबहस जारी है, आर पार की लड़ाई हुई है। जी हां, अब आपको सुनाते हैं कि एफडीआई के मुद्दे पर लोकसभा में बहस के दौरान सुषमा स्वराज ने क्या कुछ कहकर सरकार पर निशाना साधा। बिचौलिया खत्म हो जाने से किसान की हालत सुधर जाएगी, ये सही नहीं है। और मैं आपको बिचौलिए की भी बात बता दूं, सबसे बड़ा बिचौलिया और मिडलमैन हमारे यहाँ होता है अनाज मंडी में, आड़ती। हमारी आड़त प्रणाली में बीसियों दोष होंगे जिनको ठीक करने की आवश्यकता है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। जॉब्स मिलेगी, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा दिया 40 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय होंगे इन लोगों के द्वारा। यानी ये जो मल्टी ब्रांड रिटेलर्स आएंगे, ये आकर के 40 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी देंगे। अब मुझे नहीं मालूम ये आंकड़ा देते समय ये कोई जमा घटाव, कोई गुना तकसीम करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि एक आंकड़ा मेरे पास है, वॉलमार्ट के 9,826 स्टोर्स पूरे दुनिया में है, 9,826।
और एम्प्लॉइज कितने हैं? 21 लाख। अगर 40 लाख एम्प्लॉय हिंदुस्तान में आने हो केवल वॉलमार्ट के, क्योंकि वॉलमार्ट में 214 प्रति स्टोर कर्मचारी संख्या है, एक स्टोर में 214 जो सबसे ज्यादा है। अगर 214 प्रति स्टोर वाले वॉलमार्ट ने 40 लाख लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट देना हो तो 18,600 स्टोर खोलने पड़ेंगे। आपने कहा है कि 30% आपके एसएमई से चीज लेनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आएगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगी। आपके कारखाने बंद हो जाएंगे। 30%, आपने खुद ने कहा 30% स्थानीय उद्योग से लेना पड़ेगा। तो आज जो उद्योग 100% बेच रहा है, 70% तो आपने ही काट लिया उसका। जो 70% आयातित माल आएगा अध्यक्ष जी, इसमें से 90% माल चाइना का होगा। पूरे विश्व का यह अनुभव है कि जहां जहां एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में आई है, वहां वहां का खुदरा व्यापार खत्म हो गया है, छोटी शॉप समाप्त हो गई। कीथ वाज ब्रिटेन के एमपी भारत में बहुत आते हैं, भारत से प्यार रखते हैं, इसलिए भारत के सांसदों को आगाह किया है उन्होंने, सावधानी बरतो, ये कॉमन मैन के इंटरेस्ट में नहीं है जो एफडीआई आ रही है। तो बिल्कुल सुषमा स्वराज ने सारी बातें लोकसभा में कही और हरीश जी बातों पर शायद आप विश्वास न करें, लेकिन जो आंकड़े पेश किए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी क्या कहेंगे जो आंकड़े पेश किए हैं सुषमा स्वराज ने? तो सुषमा जी का और भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास रहा कि ये लोग सिर्फ आंकड़े ही बताते रहते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि 218 कर्मचारी 214 कर्मचारी एक मॉल पर होंगे, तो सिर्फ मॉल पर अगर बिक्री करने के लिए 214 और 215 होंगे तो ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, वहां पे भी कर्मचारी काम करेंगे। किसान के खेत से माल जब निकलेगा तो वहां से मजदूर भी, जैसे आलू की मान लो अगर खुदाई होना है, जैसे उन्होंने कहा साफे गंदे होंगे, तो अगर आलू की खुदाई होगी तो उसमें मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। और शायद सुषमा जी ये भूल रही हैं कि एफडीआई आने से उनको मजदूरी और कहीं किसी हद तक बहुत अच्छी मिलेगी। वो इस चीज को बिल्कुल भली बात रूप में जानती हैं कि एफडीआई आने से देश का विकास होगा और किसानों का विकास होगा। इसीलिए वो 2 दिन पहले उनके नेता एफडीआई लाना चाहते थे, जब उनकी सरकार थी तब वो एफडीआई का समर्थन कर रहे थे, एफडीआई लाना चाहते थे। जी बिल्कुल। मलिक जी, शुरुआत में अपनी बात में आपने ये साफ किया था कि किस तरीके से एक वक्त था कि बीजेपी इसी एफडीआई निवेश को लेकर उसके पक्ष में थी, उसके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन उसी दौरान जो सरकार थी यानी कि कांग्रेस की अगर हम बात करें वो उसका विरोध कर रही थी। लेकिन ऐसे क्या हालात बदले हैं? क्या वो उसके साथ खड़ी है और बीजेपी विरोध कर रही है? कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है, जो बात हरीश जी ने कही थी, बीजेपी के लिए ये कथनी और करनी में बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है। नेहा, जैसा मैंने पहले कहा कि रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, तो ये रफू पर फिर रफू करने वाली बात। दोनों सियासी दल अपने अपने नफा और नुकसान के लिए खेल पूरे देश के साथ कर रहे हैं न। इसमें कांग्रेस, दरअसल दिक्कत यह है कि अभी दोनों पार्टियों के सामने जो अपने अस्तित्व का संकट है, दोनों के दामन पे इतने दाग लगे हुए हैं कि दोनों दल इस कोशिश में लगी हुई कि किसकी कमीज कम गंदी है, किसकी कमीज ज्यादा सफेद है, ये दिखाने की कोशिश ज्यादा हो रही है एफडीआई में। और वो भी 51% नहीं था, 100% खुदरा व्यापार में भाजपा ने कहा था 100% रिटेल में विदेशी निवेश के लिए। लेकिन अब, और तब मनमोहन सिंह थे जो सबसे मुखर विरोधी थी इस पूरे विदेशी निवेश के। तो रातों रात आखिर इस तरह की नीति क्यों बना रहे हैं? अब कई चीज़ें हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे कोई भी वॉलमार्ट हो या चाहे हरीश जी ने बहुत उन्हें सुषमा जी के आंकड़े पे यकीन नहीं, लेकिन आंकड़े की अगर बाजीगरी दी है तो यूपीए सरकार भी उसी तरह का खेल खेल रही है, आंकड़ों की बाजीगरी में उलझाकर उस भ्रष्टाचार और महंगाई को भुलाने को छलावा, लोगों को छलावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एफडीआई में कोई भी एक तो रिश्वत का मामला बीच में आ गया कि वॉलमार्ट ने बहुत आरोप लगाया कि यहाँ रिश्वत के मामले, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कल को आज केरल में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस वहाँ वो नहीं चाहती है कि वहाँ एफडीआई, मध्य प्रदेश में भाजपा की, कल को अगर देखिए कि कल को अगर वहाँ कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो फिर एफडीआई का क्या होगा? वहाँ एफडी, और फिर
4 साल 5 साल के बाद भाजपा वो, तो ये आप चाहिए कि स्टेबिलिटी तो नहीं रहेगी ना, नौकरियों में रहेगी, न किसानों को फायदा होगा। तो फिर इस तरह का खेल, अपनी जो बुनियादी चीजें हैं, अपनी जो चीजों उस पर जोर क्यों नहीं दे रही है सरकार? उत्पादन बढ़ाए। शक्ति जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सिर्फ सेवा क्षेत्र में विस्तार करके कोई इस देश का आर्थिक ढांचा आप नहीं बदल सकते जब तक कि अपने, चूंकि ये देश किसानों का देश है, अपने किसानों को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, उनको सारी चीज सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक इस देश में आर्थिक, आप सिर्फ, ठीक है जैसा कहा जाता है कि 80% लोग इस देश में 20 रुपए से भी कम उनकी आमदनी है, तो अगर 10-15% लोगों के लिए ये सारा आर्थिक खेल खेल रहे हैं तो फिर इस देश का अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक की चर्चा से जो निचोड़ निकलकर सामने आया, एक बात तो समझी जा सकती है, और रुक करेंगे सीधे शक्ति जी का। शक्ति जी, बात अपने देश की करें, भ्रष्टाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, नेता उसमें फंसते हैं, नेताओं पर आरोप लगता है करोड़ों रुपए अरबों रुपए घपले का, तो जनता का नुकसान होता है, जनता की गाड़ी कमाई उसका टैक्स जाता है, महंगाई बढ़ती है तो जनता पर बोझ पड़ता है। एफडीआई को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि माइंड डाइवर्ट करने की रणनीति है सरकार की, इस वजह से कदम उठाया जा रहा है, अगर इससे नुकसान होता है तो वो भी जनता को नुकसान होगा। आखिर कब तक जनता ये पिसती रहे? और आपसी इस राजनीति में, इन तमाम नेताओं की राजनीति में जनता का क्या कसूर है? जनता को क्यों नुकसान झेलना पड़े? देखिए, 60-65 साल के अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, और जो पीछे गलतियां हमने की हैं उनको ना दोहराने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन जनता का कसूर इतना है कि वो भूली है, और इन जो राजनीतिक दल हैं इनके झांसे में आ जाती है, जिसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि अशिक्षा, गरीबी है। जब तक शिक्षा और गरीबी कायम है इस देश में, तब तक ये खेल जारी रहेगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये खेल नहीं चलने वाली है, क्योंकि जो अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, व्यवस्था है, वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। जनता समझ रही है कि आखिर किसी भी परिस्थिति में नुकसान उसका होना है, और ये जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक नेतागण हैं, वो एक दूसरे की पीठ खुजलाने का काम करते हैं। जब जो सत्ता में होता है वो अपने लाभ की बात सोचता है और कोई जनता की बात नहीं सोचता, लेकिन जनतंत्र में जनता महत्वपूर्ण है। और आने वाले 10, 15, 20 सालों में जहां देश में शिक्षा का विस्तार होगा, लोग गरीबी से ऊपर निकलेंगे और पेट से ऊपर हट सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, नंद कुमार जी हैं। नंद कुमार जी, जनता तो सीख रही है, लेकिन ये नेता कब सीखेंगे? जो तमाम नेता, जो तमाम सांसद हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता के हितों को लेकर कितना वो सोचते हैं, ये बात जनता भी जानती है। ये पूरे देश के जो आज़ादी का इतिहास है हमारा जी, इस बीच में हम लोगों ने कई प्रकार के शासन देखे हैं। नेहा जी, आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी महंगाई, भ्रष्टाचार से जूझता हुआ देश में आपातकाल लगा, और वहाँ एक नई पार्टी बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक सरकार बनी जी। पूरे हिंदुस्तान को उसने एक फूड जोन बनाया था। हम 2 रुपये में खुली मार्केट में शक्कर बिकती थी जी। सारी चीजें रेट बहुत नीचे मिलती थी, कपड़े और खाद्यान्न सभी चीजें। उसके बाद में एक सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की आई थी जी। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में पूरे महंगाई को बांध के रखा, और उसी सरकार ने, इन दोनों सरकारों ने गांव में सड़क बनाने का काम के बदले अनाज देने का काम, और गरीब को लक्ष्य करके ये काम शुरू किया था। यद्यपि वो लंबा समय नहीं चल पाई, और इसलिए हम मानते हैं कि जनता ही राजनीतिज्ञों को शिक्षा देती है, वही पाठशाला है राजनीतिज्ञों के लिए। और जैसा जैसा समय आएगा जी। इस देश का जो बुनियादी ढांचा है, यहाँ का कृषि, यहाँ का लघु उद्योग, यहाँ का कुटीर उद्योग, वो फिर से पुनर्जीवित होगी, और गांव में बसने वाला ये देश जी। फिर से खड़ा होगा। और आर्थिक स्थिति बाहर से ला करके यहाँ ठीक नहीं हो सकती जी जी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अटल जी के शासनकाल में जब परमाणु परीक्षण हुआ, तो पश्चिम के देशों ने, अमेरिका सहित सब लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगाया कि हम कोई सहयोग नहीं देंगे। आपको ध्यान है कि उस समय भारत पूरी तरह से अपने पांव में खड़ा रहा। अटल जी ने कहा कि हम अपने संसाधन में इस देश के गरीब, किसान और सबके साथ में हम खड़े होंगे, जिएंगे जी। और बांट करके जो अनाज होगा, जो साधन होगा, उसको खाएंगे। और उन्होंने किसी को नहीं कहा कि तुम प्रतिबंध हटाओ। बिना
बाहर के किसी सहयोग के इस देश को उन्होंने उतना समय तक खड़ा रखा और इतना बड़ा बाजार देख करके ये पश्चिम के जितने देश जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था वो अपने आप अपना बंधन हटाया था। इसलिए इस देश में बहुत क्षमता है, बाहर से किसी एफडीआई को वॉलमार्ट को लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो संसाधन है उसको खड़ा करने की, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। उसी से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और ये जो कदाचरण है राजनीति में वो भी उसी से सुधार होगा। बिल्कुल, इस बात में तो दो राय नहीं है कि हमारा देश मजबूत है और सुधार हो सकता है, लेकिन शायद इच्छा शक्ति की कमी है। क्या कहेंगे फजल इमाम साहब? क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की बात कांग्रेस करती है, उन्हीं के सिद्धांतों का यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है। गांधी जी ने विदेशी कपड़ों को आग लगाई थी, लेकिन अब विदेशी कंपनियों को खुद न्योता दे रही है कांग्रेस। हाँ, मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार इस बात को दोहराता रहा हूँ, खासकर मनमोहन सिंह का जिस दिन से मैंने भाषण देखा और पीछे पे गांधी जी की प्रतिमा देखी, सचमुच मैं बहुत आहत हुआ था। एक तरफ उसी गांधी की बार बार दुहाई देती है कांग्रेस और उनकी कही बातों को बार बार दुत्कारती है, उन चीज़ों को हिलाती है जिसकी गांधी जी ने विरोध किया। सही कहा नहीं आपने कि गांधी जी ने तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, वो बराबर इस चीज़ के खिलाफ रहे। उन्होंने कुटीर उद्योग को बराबर बहुत प्रमुखता से दिया, लेकिन वही कांग्रेस आज वॉलमार्ट की गोद में बैठने जा रही है विदेशी। और खास के इस देश का क्या होगा, किस तरफ ले जाएंगे ये लोग। लेकिन चूंकि जब तक आप अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कीजिएगा, आप वॉलमार्ट कितनी भी वॉलमार्ट लगा लीजिए, आप उससे इस देश का भला होने वाला नहीं है। सियासतदानों को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश सिर्फ 542 सांसदों का नहीं है या कुछ चंद दलों का नहीं, ये देश पूरे 1 अरब से ज़्यादा उन भारतवासियों का है जो यहाँ की मिट्टी में पले बढ़े और सांस ले रहे हैं, जो यहाँ की मेहनत से फसल उगाते हैं, जो हाथ काम करते हैं। इस देश उनका है, सिर्फ चंद सांसदों का नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि आप अगर सांसदों का बही खाता देखिए, राजनीतिकों का बही खाता देखिए, उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है और गरीबों की आमदनी कम होती जा रही है। तो ये जो एक बहुत गरीबी और अमीरी की बड़ी खाई पैदा हो गई। और इसमें अगर वॉलमार्ट जैसे यहाँ आएगा, एफडीआई आएगा, शक्ति जी ने कहा कि 15-20 साल में शिक्षा इसका कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है कि शिक्षा का अलग जगाया जाए। प्राइवेट कंपनियां खुल गई जो शिक्षा को धंधा के तौर पे करती हैं। कांग्रेस सिर्फ एफडीआई पे जोर दे रही कि एफडीआई आने से ये सारा एक जादू आएगा और इस देश में सारा चीज उसी तरह से हो जाएगा। ये पूरे ओपन मार्केट ओपन इकोनॉमी की देन है जिसको हम भुगत रहे हैं। हाँ वही, और वाजपेयी जी की वो शाइनिंग इंडिया की तरह हो जाएगा कि अचानक शाइनिंग इंडिया और सब कुछ। लेकिन सपनों की जो सपने जो दिखा रहे हैं ये राजनीतिक दल, ये जब तक आप अपनी बुनियादी चीज़ों को, अपनी ज़मीन को, अपनी जड़ों से हम नहीं जोड़ेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि इस देश में अंततः हर 5 साल के बाद उन लोगों को वहीं जाना होता है जो एवाम की अदालत होती है और एवाम फिर अपना फैसला सुनाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात मलिक साहब आपने कही है। लेकिन हरीश जी इस चर्चा में शामिल हैं, लेकिन वो तो पक्ष अपनी सरकार का रख रहे हैं। पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं। देखिए, हम पार्टी लाइन पे बात नेहा जी नहीं करते, हम तो बड़ी जेन्युइन बात कर रहे हैं। चाहे हमारे बीच में पत्रकार भाई भी हैं या हमारे वरिष्ठ नेता नंद कुमार जी के साथ। जिस टाइम हम मोबाइल इंडिया में लेके आए उस टाइम कम्युनिस्टों ने बहुत बड़ा विरोध किया। जिस दल से नंद कुमार जी ताल्लुक रखते हैं उन लोगों ने भी बड़ा विरोध किया। 92 में हमारी कालें जो 45 रुपए की एक पड़ा करती थी और आज हमारी कालें जो 1 पैसे 2 पैसे में पड़ती है। जो मजदूर बेचारे घर में बैठे होते हैं उन मजदूरों को आज ठेकेदार फोन करके कहते हैं, हाँ भाई आप घर में खाली बैठे, अपने झोपड़े पर खाली बैठे, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, यहाँ पे काम है। आज वो मोबाइल उनके मेरी बात पहले पूरी हो जाए। शिक्षा नहीं दिया, खाने को नहीं दिया, हम एफडीआई नंद कुमार जी देश के साथ समाज के साथ धोखा न करें। हम एफडीआई के यहाँ नहीं जा रहे, एफडीआई को हम ला रहे। अगर एफडीआई हमें बेनिफिट नहीं देगी तो हम उससे कैसे बेनिफिट लेना है? हम हिंदुस्तान के कांग्रेस को बेनिफिट देगी, देश की जनता को देगा। आप सिर्फ एफडीआई के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। कुछ चंद्र लोग ऐसे जो एफडीआई के मामले में केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एफडीआई से देश का हरीश जी बिल्कुल जो बातें आपने कही जिस तरीके से चाहूंगा जी कि इन्होंने कहा कि मोबाइल बहुत लोगों के, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि मोबाइल इस देश में सस्ता हो गया है
रोटी महंगी होती जा रही है, बिल्कुल। मोबाइल हम खाएंगे, जी। रोटी को देखते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो हरीश जी ने जो तमाम सारी बातें कही हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है इस बात का तो अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को ये नहीं मालूम कि एक आम आदमी की कमाई कितनी है, एक आम आदमी पर खर्चा कितना होता है। तो ये जो आप बातें कह रही हैं सिर्फ हवाई है, इसमें हकीकत कितनी है वो जनता भी जानती है। आज सुनिए आप, एक मजदूर की कमाई जो है प्रतिदिन की निर्धारित 200 रुपया है जी, 200 रुपया है। आप की यदि अगर फैमिली 5 आदमियों 7 आदमियों की है तो आप अपने 100 रुपए की मजदूरी में आप अपने परिवार को चला सकते हैं, 100 रुपए आप सेव कर सकते हैं। 100 रुपए मैं आपको बता रहा हूं, आप समझें 1.5 किलो आटा अगर आप मार्केट से लेती हैं, आप 1 किलो आलू आप मार्केट से लेती हैं, टमाटर लेती हैं, गोभी लेती हैं, आपका पूरी लागत कड़ुआ तेल गरम मसाले सब कुछ करके आपके केवल 63 रुपए आता है। 5 रुपए आपका गैस चूल्हा का खर्चा आता है। ऐसे ऐसे जोड़ के अगर आप खर्चा है, वो एक टाइम के भोजन का खर्चा है, ना कि वो दिन भर के भोजन का खर्चा है। हरीश जी ने घर चला दिया यहाँ नेहा जी, हरीश जी ने घर चला दिया 80 रुपए में मजदूरी का घर चल गया। एक टाइम के भोजन का खर्च है हरीश जी, हाँ। वो 7 लोगों के एक टाइम का भोजन का खर्च है, दिन में 4 जून खाना पड़ता है। हाँ। बिल्कुल, हरीश जी को यहाँ समझना होगा, भले आप सब लोग सब्जी लेने ना जाते हो, भले आप घर का सामान ना लेते हो, एक महिला होने के नाते मुझे जरूर मालूम है कि घर के सामान में कितना खर्चा होता है। आपने आलू की बात की, 20 रुपए किलो आलू है, आपने बात की गोभी की 20 रुपए किलो 40 रुपए किलो गोभी चल रही है, आपने तेल की बात की 80 रुपए से नीचे तेल नहीं आ रहा है, आपने शक्कर की बात की 50 रुपए किलो शक्कर के दाम हो गए। अब किस आधार पर कह रहे हैं? ये तमाम सांसदों को कहने में अच्छा लगता है, नेताओं को कहने में अच्छा लगता है, क्योंकि एसी गाड़ियों में वो चलते हैं, बिस्लेरी वाटर वो पीते हैं और जितना भी उनका खर्चा होता है और संसद के कैंटीन, संसद की कैंटीन में सस्ता खाना खाते हैं, तो शायद इन्हें मालूम नहीं है कि कैसे आदमी खर्चा अपना चलाता है। क्योंकि नेताओं के लिए बहुत आसान होता है, सिलेंडर कोटे का कर दिया गया है, लेकिन एक सिलेंडर पूरे महीने आम जनता चलाती है, एक परिवार चलाता है, लेकिन वही सरकारी कैंटीन में या सांसद के घर में 14-14, 16-16 सिलेंडर खत्म हो जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो भेदभाव खुद नेता क्रिएट कर रहे हैं, जनता का इसमें क्या दोष है? क्या कहेंगे हरीश जी आप? नहीं, ये तो नेहा जी आपका अपना आंकड़ा जो आपने अभी हमसे समझाया कि 40 रुपए किलो गोभी, हम बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि आप जहां बैठी हैं आपके पीछे मंडी है, 20-22 रुपए किलो में गोभी मिल रही, बिल्कुल हफ्ते में खरीदना होता है। एक मैं आपको बताऊं, जो हमने 13 सिलेंडर निर्धारित किए हैं कि साल में हम 13 सिलेंडर रेट पे देंगे, अभी तो 6 है। नहीं 13 है, आप उसको हवा न दें कि 6 है, 6 ऐसा कुछ नहीं है। 6 के बाद 7वें पर आप मनमोहन सिंह से बुलवा दीजिए कि 13 है। नहीं, इसका 13 का बिल्कुल एकदम होने जा रहा है कि हम 13 सिलेंडर देंगे, होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, बिल्कुल पक्का है कि 13 सिलेंडर हम देंगे। पहले पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, तब ये दिए जाएंगे। पेट्रोल दाम तो हमारी विदेश मार्केटों के अनुसार ₹1-2 कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। अभी पीछे बढ़ा था विदेश, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत बढ़ी तो पेट्रोल के दाम बढ़े, वहां घटा, इंडिया में भी घटे। ऐसा नहीं है, ये तो केवल गुमराह करने वाली बात है कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे पेश कर दिया जाए, केवल गुमराह करने वाली बात होती है। क्योंकि जिसके प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन कहते हैं कि 22 रुपए में एक व्यक्ति गुजर बसर कर सकता है। अब जो अपने आप को देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री बताते हैं, उन जैसे विचारकों और राजनीतिक नेताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनका टॉयलेट 53 लाख रुपए में बनता है शक्ति, वो छोड़ दीजिए, वो टॉयलेट छोड़ दीजिए, 22 रुपए और 32 रुपए में गरीबी रेखा तय हो जाती है इस देश में उनके हिसाब से। पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से वो अर्थशास्त्र पढ़ के आए हैं, ये वही जानते हैं। और हरीश जी जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये सब्जी मंडी नहीं जाते या बाजार नहीं जाते, हम लोग तो जाते हैं, हम लोग खरीदते हैं। मंडी का रेट, शायद मैं तो एक किसान बेटा हूँ, सब्जी मंडी का रेट फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो तो आप कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने जेन्युइन बात बताई है। एक गैर राजनीति से हट के जो भी मैंने बताया है उसमें 100% करेक्ट और सत्यता। बिल्कुल हरीश जी, आपने गैर राजनीतिक उन चीजों से हटके आपने बोला, और एक आम इंसान होने के नाते हम सब लोग भी ये हकीकत बता रहे हैं आपको। नंद कुमार जी का रुख करते हैं। नंद कुमार जी, वाकई में इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है कि आज अगर कांग्रेस की सरकार की बात करें, उसके कार्यकाल की बात करें, हर चीज बढ़ी है, महंगाई ने जनता का जीना दूभर कर दिया है और ऐसी कोई भी चीज छूटी नहीं जिसमें दाम ना बढ़े हों। लेकिन बीजेपी की बात करें, बीजेपी के सिर्फ प्याज बढ़ने, बीजेपी की सरकार में सिर्फ प्याज बढ़ने से जनता ने उसे नकार दिया, लेकिन यहाँ तो हर चीज के दाम बढ़े, लेकिन अभी भी सत्ता पर काबिज है कांग्रेस।
जी जी। लेकिन यहाँ जी जनता नहीं मान रही कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई है। ये जो देश है, यहाँ के लोग अभी पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाए हैं जी। और बड़ा सहृदयी हैं जी। और बीच में जो बड़े माने लाभो लुआब वाला और बड़ा माने लुभावनी नाले और सब मिल जाते हैं, तो और लोगों को लगता है कि देख देते हैं। नंद कुमार जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता, जिस तरीके से कांग्रेस खुद कहती है, कांग्रेसी नेता खुद कहते हैं कि जनता बहुत भोली है, सब कुछ भूल जाती है और भुलाना कैसे चाहिए भुलाना लोगों को, वो कांग्रेस को बखूबी मालूम है। नहीं हाँ, ऐसा नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कहाँ है पता है? उसमें जनता पूरी तरह से सतर्क है। कांग्रेस का जो ये दगाबाजी वाला मामला है जी। और जिस तरह से ये लोक लुभावन और ये सारी बातें एट ए टाइम लेके आए हैं, इसमें देश की जनता आने वाली नहीं है। वो ठोंक बजा करके इस बात तय करेगी। और इसलिए हरीश जी, ये अपने पंचतंत्र का जो मामला है, ये कहानी मैंने पढ़ा था कि बैठे बैठे बड़ा मैंने एक मुर्गी खरीद लिए, फिर बकरी, फिर गाय, और सारा देश एकदम पूरा हरियाली में तब्दील हो गया। जिस तरह की कहानी ये बता रहे हैं, और बाजार में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, और हरीश जी भी नेता हैं तो हम भी हैं, लेकिन हम लोग महसूस करते हैं कि गरीब आदमी और सब मिल करके ये महंगाई में किस तरह से परेशान हैं। और ये कांग्रेस उसको कहती है कि बड़ा सस्ता है, बड़ा वहां फलाने मार्केट में बहुत सस्ती मिल रही है, आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा। अभी 6 सिलेंडर मिलने की गारंटी नहीं है और 13 मिल सकती है ये कह रहे हैं, और हरीश जी कह रहे हैं 13 आएगा, आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। नंद कुमार जी, वक्त की कमी है, रुक करते हैं शक्ति जी का। जी शक्ति जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आने वाले समय में जनता वोट पार्टी से कहना चाहते हैं, सावधान रहिए। मैं नंद कुमार जी से और नंद कुमार जी की पार्टी से कहना चाहता हूं कि ये जो स्थिति आज दिख रही है, उसके लिए आप भी बराबर के जिम्मेवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो आप भी भूल चुके हैं। आपने भी सड़कों पे संघर्ष करना छोड़ दिया है, जनता ने आप पर भी भरोसा करना छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार तुम और एक बार आप। अब जनता अल्टरनेटिव की तलाश में है और जो बेहतर विकल्प देने की स्थिति में होगा वो चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बुरा कर रहे हैं तो आप बिना कुछ किए या कोई बहुत पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स किए आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ये भ्रम है और इस भ्रम को आपको भी त्यागना चाहिए, मुगालते को त्यागना बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब, नहीं, अपन मुगालते में नहीं है। हम उस स्थिति को, हमारी पार्टी, हम सब लोग आकलन कर रहे हैं, हम कहां कहां कम हैं, हमारी शक्तियां कहां कम हो गई हैं। हम विपक्ष में जब थे तो हमारा कार्यशैली क्या था, इस पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा है, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में बहुत अच्छा लगती थी, सरकार में आने के बाद कुछ कमियां आ गई हैं उसमें, उसको दूर करने की कोशिश होगी और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ये मेरे कहने से जनता हमको नहीं देगी, हमको उसके सामने फिर से सिद्ध करना पड़ेगा कि हम वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पार्टी इस तरह की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में उसके बीच में सभी लोग, हम लोग होंगे और अपने अपने को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और जनता न्यायाधीश है, वो फैसला बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आज जनता को आप कांग्रेस की भी टीम नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, नेहा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक दल अपने अपने फायदों के लिए, मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता पढ़ रहा था, उसका बोलो आप कुछ ऐसा है कि एक कमरे में, तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो और तुम दूसरे कमरे में सोए हुए, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे घर के एक कमरे में कोई रो रहा और तुम गीत गा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे घर के एक कमरे में कई लाशें पड़ी हो और तुम चुपचाप आंखें बंद किए हो, फिर मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। सियासी दलों का हाल यही हो गया है, इस देश में लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और चुपचाप अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में किस सियासी दलों से किस तरह की उम्मीद रखें? बिल्कुल 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 सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ न्यूज़ लाइन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और हमसे कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना। आज क्या कारण है? आपकी सोच क्यों बदली?